सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत कल ही हम जिक्र कर रहे थे, कुछ मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। उसी क्रम में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव। ये उपचुनाव खासतौर पर मायने रखते हैं। पिछले 10 साल से हम इस बात के अभ्यस्त हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष किस्म का प्रदर्शन करती है। पिछले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ समय समय पर आगे बढ़ता ही दिखाई दिया। जब भी उपचुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन भाजपा नेताओं के चेहरों को खिला खिला हमें दिखाता है। पर इस बार जब लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक झकझोर दिया, एनडीए को भी पुनर्विचार करने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य किया, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के चेहरे पर अतिरिक्त मुस्कान को ला दिया, ऐसी परिस्थितियों के बीच इन 13 विधानसभा उपचुनावों के परिणाम पर देश की निगाह थी। जो परिणाम आया वो लोकसभा चुनाव से भी कहीं ज्यादा एनडीए और भाजपा को झकझोर देने वाला है। 13 सीटों पर चुनाव था। 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल चुनाव जीतने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी, जिसका परचम इस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फहराने का दावा किया जाता है, वो महज 2 सीटों को ही जीत पाने में कामयाब रही। एक सीट पर निर्दलीय काबिज हुआ। तो कुल मिलाकर इस जनादेश को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी, जो 99 सीट जीतने के बाद से ही लोकसभा चुनाव के बेहद उत्साहित है और कमोबेश इसे अपनी ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखते हैं, उन्होंने कहा कि देख लीजिए, भाजपा का भय का वातावरण अब खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हथियार लेकर हमेशा तैयार दिखाई देने वाले उनके आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ये इंडिया गठबंधन इतना ज्यादा उल्लसित क्यों है? इंडिया हम कह रहे हैं, वो तो इंडी गठबंधन कहते हैं। बोले चुनाव का परिणाम क्या है? चुनाव का परिणाम कुल मिलाकर यह है कि जो जहां जैसा था वैसा है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जरूर परिणाम वैसा नहीं है, पर पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ भी नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो इसी बात को लेकर है कि देश में एक निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता अमित मालवीय अगर ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, तो क्या यह माना जाए कि इस देश का चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लायक नहीं है? और अगर लायक नहीं है और चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो उस चुनाव को निरस्त क्यों नहीं किया गया? ये सवाल हमारे जहन में आता है। इस सवाल की रोशनी में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है, विचारवान चेहरा है। हमारे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधी प्रवक्ता हैं। शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से रखते हैं। हमारे साथ विक्रमजीत पासी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली में मुश्किलों में है, पर पंजाब में कांग्रेस और भाजपा को इस उपचुनाव में तसल्ली से शिकस्त दे पाने में कामयाब रही है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चर्चा की शुरुआत दीपक विजयवर्गीय जी से करते हैं और दीपक जी से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के जनादेश को तो स्वीकारने को आप तैयार होते नहीं। हम कहीं घटे हैं, हम कहीं टूटे हैं, जनता हमसे निराश हुई है, जनता हमसे खिन्न हुई है, जनता ने हमको खारिज किया है, किसी हद तक खारिज किया है। ऐसे किसी भी निष्कर्ष पर आप अभी तक दीपक जी पहुंचे नहीं। इस विधानसभा उपचुनावों के संदर्भ में जो नतीजे आए हैं, इसको दीपक जी किस रोशनी में देख रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? हम भी उस रोशनी से देखने की कोशिश करें। नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं कमोबेश वैसे ही हैं जो इसके पहले की स्थितियां थी। और जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से पश्चिम बंगाल या पंजाब, वहां पर वैसे भी हमारी कोई बहुत सीटें आधार अभी तक नहीं रहा है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं करते कि जो कुछ भी चुनाव नतीजे हैं हमें गंभीर चिंतन के लिए जरूर मजबूर करते हैं कि अगर हम अब नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी दीपक जी, बड़ी सरलता से आपने विषय से आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, पर मैं अभी भी कोशिश करूंगा आपके साथ टिके रहने की। देखिए, जैसे थे वैसे नहीं आए हैं। वो क्या है कि अभी तक तो कांग्रेस अयोध्या में आपकी हार का जश्न मना रही थी। अब ये सारे के सारे विपक्षी दल और टूट पड़े हैं कि आप बद्रीनाथ भी हार गए। राम जी ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया था, और नर नारायण ने भी आपसे किनारा कर लिया है। बद्रीनाथ वो विधानसभा क्षेत्र है उत्तराखंड का, जहां से आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनाव लड़े थे।
विधानसभा का चुनाव हार गए थे, अध्यक्ष रहते हुए हार गए। और जो भंडारी जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, उन्हें भाजपा की रीति नीति न जाने क्यों इतना भाई कि उन्होंने अपना विधायकी पद छोड़ दिया आपके साथ आने के लिए। पर उनका यह कदम जनता को नहीं भाया। उपचुनाव हुआ और बद्रीनाथ में भाजपा एक बार फिर हार गई। महेंद्र भट्ट भी भाजपा में, भंडारी जी भी भाजपा में, इसके बावजूद भी बद्रीनाथ में आपके हिस्से में करारी हार आई। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का सपना आप देख रहे थे, आप भूले तो नहीं होंगे। हिमाचल में वो निर्दलीय आपको वोट दिए थे ना राज्यसभा के चुनाव में, जनता ने उसकी कीमत भी ठीक से वसूल ली, वो सब पूर्व विधायक हो गए। जो भाजपा के संदर्भ में कांग्रेस के लोग साथ दिए थे, वो भी इससे पहले उपचुनाव में निपट लिए थे। तो थोड़ा दीपक विजयवर्गीय आपको नहीं लगता है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के ठाकरे जी के दौर के कार्यकर्ता हो, अटल आडवाणी के दौर के कार्यकर्ता हो। ये जो भाजपा ने सिलसिला शुरू किया है, उसके संदर्भ में दीपक जी की कोई सोच है, कोई दृष्टि है, कोई दिशा है, या आपको लगता है कि अभी भी स्तुति गान का दौर ही चलना चाहिए? नहीं, स्तुति गान की बात नहीं है जी। जैसा मैंने पहले कहा कि विचार का विषय तो है, और जहां हमारे हिसाब से या हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, निश्चित तौर पर पार्टी उसकी समीक्षा करेगी, और अब उसके लिए अलग अलग फोरम है। मैं समझता हूं, पर उस पर टिप्पणी करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। अब आप जैसे व्यक्ति भी उपयुक्त ना होगा तो हम किसको खोज कर लाएं? आपकी क्या इच्छा है? हम सीधे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को कार्यक्रम में बिठाएं क्या दीपक जी? भाई आप 303 सीटें थी आपकी लोकसभा में, 241 पर आ गए, तो अभी आपने कोई विचार विमर्श की जरूरत नहीं समझी। इसके संदर्भ में आप सिरे से खारिज कर दिया। और अभी इस विधानसभा उपचुनाव में भी तसल्ली से निपटे हो, आपको पता है कि हम निपटे हैं, इसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं। अब आप जैसे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को भी अगर उपयुक्त नहीं पाया जा रहा तो किससे बात करें? अयोध्या जी से बात करें हम भाजपा की समस्या पर? मैं समझता हूं कि अगर कोई राष्ट्रीय विषय है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संबंध में टिप्पणी कर सकते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री कर सकते हैं, जिस राज्य का विषय उस राज्य के अध्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन एक समग्र रूप से 11 सीटों के बारे में और 6 राज्यों के बारे में टिप्पणी आधिकारिक रूप से करना, जिसकी समीक्षा अगर बैठक हुई है तो उसका अगर हिस्सा मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं समझता कि मैं उसमें टिप्पणी करने में सक्षम हूं। अच्छा चलिए, थोड़ी दूसरी दृष्टि दीजिए। आप तो अंतर्राष्ट्रीय विषय में भी टिप्पणी कर देते थे। मोदी जी का क्या लोकप्रियता का आभा मंडल पूरी दुनिया में, दीपक जी ने हमें कई बार बताया। अभी देश के संदर्भ में संकट पैदा खड़ा हो गया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता मोदी जी के आभा मंडल के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या जो बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सिंहासन पर बिठाने की होड़ मची है, उसके चलते आपके देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने घर पे बैठना तय कर लिया है, इसका यह नतीजा है? क्या कहते हैं? अब बताओ ना। वो गोपाल भार्गव जी बता रहे हैं हमारे को कि मैं इतने दिनों से विधायक हूं और शपथ रामनिवास रावत की हो रही है। क्या कहते हैं दीपक जी? कहीं ना कहीं कुछ खत बता रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहां तक चुनाव नतीजों की बात है लोकसभा की जी, तो भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को जीतने की आशा के साथ या आकांक्षा के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। अगर हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं या हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो जाहिर तौर पर उसके कुछ कारण हैं। अलग अलग कारणों की अलग अलग राज्यों में वजह हो सकती है। अब मैं समझता हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, आप कहेंगे कि फिर ये जवाब नहीं है, क्योंकि इस तरह की समीक्षा करना कि किस वजह से हम किस सीट पर हारे हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करेगा, और खास तौर पर सामान्य प्रवक्ता या कार्यकर्ता तो इसे ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ये इसके लिए कम से कम राष्ट्रीय महामंत्री या चलिए अब आपको मैं इस संकट से उबारता हूं दीपक जी। अजय जी के पास जाना है मुझे। भाजपा के प्रवक्ता का दायित्व छोड़िए, इस देश के जिम्मेदार जागरूक नागरिक की भूमिका में आए दीपक विजयवर्गीय। हम तो आपका उस नाते भी सम्मान करते हैं ना, विचारवान मानते हैं दीपक जी। या अमित मालवीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने नतीजों के संदर्भ में कहा कि जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि देश के चुनाव आयोग में मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग आप करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? क्योंकि एक सत्तारूढ़ दल का आईटी विभाग का प्रमुख ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, और फिर भी वो चुनाव हुए। तो इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे दीपक जी?
देखिए, पश्चिम बंगाल की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है जी। और बहुत सारे भय, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं चुनाव आयोग की पहुंच से बाहर होती हैं। तो किसको किस हद तक भयाक्रांत किया गया है, आप यहां बैठकर हम यहां बैठकर नहीं कह सकते हैं। इसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हार हुई है हमारी वहां पर, उसको निश्चित तौर पर हमें गहरी समीक्षा के विषय, कितना ही भय का आतंक हो, कितना ही खौफ का आतंक हो, कितनी गुंडागर्दी हो तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन जिस दिन जनता सड़कों पर आएगी तो तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। जब तक नहीं फेंकेगी मतलब हमारे कामों में कमी है, हमारी मेहनत में कमी है। तो कुल मिला के दीपक जी भी कितना अपनी मर्यादा के साथ में कहें, बड़े संकट में दीपक जी को, तो दीपक जी को संकट से उबारता हूं और विक्रमजीत पासी जी के पास चलता हूं। क्या कहते हैं विक्रमजीत जी, इस चुनाव के जो नतीजे हैं, इस जनादेश को किस रूप में देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बता रहे हैं कि देखो हमारी जीत, पर वो कैसी जीत जिसमें इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे की गर्दन काट रहे थे। अब आप हो पंजाब में, आपने खुद ही कांग्रेस को निपटा रखा है, इसके बावजूद भी राहुल गांधी बता रहे हैं देखो हमने क्या कमाल की जीत हासिल की है। ऐसा कमाल आप लोग कैसे कर लेते हो? हिमांशु जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास क्लियर? अरे एकदम खनकती हुई आवाज आ रही है सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करते हुए, देखिए इंडिया अलायंस की अगर बात हम करते हैं तो पंजाब को आप एक अपवाद कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बीजेपी वहां पे कोई स्ट्रेंथ नहीं रखती है जी। पंजाब के अंदर अगर मुकाबला है तो वो आम आदमी पार्टी, अगर कहीं मुकाबले में है तो कांग्रेस है जी। हमने पहले भी देखा है, 2022 के असेंबली इलेक्शंस में भी देखा है, 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा है जी। तो इसलिए वहां पे अलायंस ना होना जरूरी भी था, क्योंकि लोग जो है कि या कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है, बीजेपी वहां पे अभी इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है। अच्छा, दूसरा, बीजेपी जिनके कंधों पे चढ़ते पंजाब में सपने ले रही थी, इन्होंने उनको भी वही हाल कर दिया जो चौटाला का किया, जो शिवसेना वालों का किया। तो आप देख ही रहे हो अकाली दल की हम रोज नई से नई कहानियां सुन ही रहे हैं। अब बात आती है कि ये 13 सीटों पे जो चुनाव हुआ जी। बहुत ही आदरणीय है डॉक्टर दीपक जी, पर ये कहना भूल गए कि इन 13 में से 4 सीटें तो वो थी डायरेक्टली बीजेपी के पास जी, और बीजेपी सिमट के 2 पे रहेगी, आधे पे आई है। और इसमें लोगों ने क्लियर संदेश दिया, और ये आने वाले भविष्य का भी संदेश है, क्योंकि अगले साल हरियाणा में भी इलेक्शन होने हैं, दिल्ली में भी होने हैं, बिहार में भी होने हैं। ये जो चुनाव नतीजे, आप ये महज ये कह के नहीं हम इसको टाल सकते कि ये जी बाई इलेक्शंस थे 7 राज्यों की 13 सीटों पर, ये आने वाले भविष्य का भी, क्योंकि लोग अब असल मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हिमांशु जी, लोग चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बेरोजगारी पे, मैं एक दिन नड्डा साहब के चैनल पे लाइव देख रहा था रैली, वो कह रहे हैं जी कि ये बेरोजगारी महंगाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे। और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे ही बोलते हैं। कौन सी, आप इतना नाराज क्यों हैं? ऐसा कांग्रेस के लोग भी बोला करते थे, जय स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी। ये सत्ता की जुबान होती है, नेतागिरी। लेकिन असल मुद्दे यही हैं हिमांशु जी, जिनकी आम आदमी पार्टी शुरू से बात करती है कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सेहत जो है सहूलतें चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को इस महंगाई के जमाने में सहूलतें चाहिए। और ये जो चीजें थी, लगातार बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, इन चीजों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने में पिछले 2 इलेक्शन में कामयाब रही। लेकिन इस बार भी हमने देखा कि 303 से 242 पर आ जाना, वो भी एक भविष्य की इंडिकेशन दिखा रहा था। और फिर अब जो है 13 में से 10 सीटें इंडिया अलायंस का जीतना और बीजेपी का 2 सीटें। सबसे बड़ा आप देखोगे कि ये वेस्ट बंगाल को तो निंदा कर सकते हैं, ये कह के जी वहां पे जब तक खुद ही अपने एक प्रशासन के तंत्र पर ये किंतु परंतु कर रहे हैं, जैसे आपने बताया मालवीय जी, कितने बड़ा एक उन्होंने ऐसा बयान दिया जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को ही संदेहित कर रहा है, संदेह पैदा कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक चीज देखनी है, उत्तराखंड में क्या हुआ फिर जी। उत्तराखंड में तो ये थे जी, वहां पे भी ये इनकी जो हार हुई है, क्योंकि लोग अब जैसे मैं कह रहा हूं कि असल मुद्दों पर, अब जैसे लेटेस्ट हमने नीट का देखा, अब तो विद्यार्थी भी अपने भविष्य को लेकर संदेह में है। कभी तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे जी नीट के मसले पे, हिमांशु जी मैं बड़ा हैरान हुआ जी कि नीट के मसले पे कह रहे थे जी कुछ ऐसा नहीं हुआ जी, लेकिन फिर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी आपने बताया 2 और गिरफ्तारियां हो गई, और बड़ी तेजी से हमारे शिक्षा मंत्री सामने आए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, एनटीए सामने आ गया जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही साथ पटना में
और गुजरात में गिरफ्तारियां भी चल रही पर मेरा विक्रम जी आपसे सवाल थोड़ा दूसरा है। भाई देश को यह बताने की कोशिश तमाम विपक्षी दल करते हैं कि यह देश हित में होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा दिया जाए। यह देश के लिए बड़ा जरूरी है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री न रहें। देश के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल देश में बल्कि कहीं भी सत्ता में ना रहे। पर यह बताने वाले आप जितने भी राजनीतिक दल हैं, मौका आकर जिनके साथ बैठते हैं उनको नीचे से 6 इंच नहीं ऊपर से 6 इंच छोटा करने की कोशिश करते हैं। अभी जो जनादेश आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को ठीक ठाक सीटें मिली, सत्ता में नहीं आए पर ठीक ठाक सीटें मिली, अभी 13 सीटों के संदर्भ में परिणाम आए। क्या आप लोगों को यह विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है कि अपने प्रदेश के स्वार्थों को छोड़कर एकजुट होकर लड़ाई लड़ ली जाए? पंजाब में लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में लड़ाई तो कांग्रेस और टीएमसी लड़ती हुई नजर आई। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, बात ऐसी है कि हमारा देश है ना जी, विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। अलग अलग फूल हैं, अलग अलग गुलदस्ते हैं, अलग अलग हमारी, आप देख सकते हो कि हर 50 किलोमीटर के बाद हमारा, जैसे कहते हैं ना, बोली और पानी बदल जाता है। और हमारा जो देश है ना जी, मैं सेंटर मजबूत जरूरी है पर हमारा देश राज्यों का एक, कह सकते हो आप, यूनियन है और इसमें अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, अलग अलग सोच की पार्टियां। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते वो एक दूसरे को छोटा कर रही हैं। अब जैसे पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, कई स्टेट्स में, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को नकार ही दिया जाए, कई स्टेट्स में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। टीएमसी जो है वेस्ट बंगाल में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा, अभी बाई इलेक्शन में भी देखा। तो इन चीजों को हम नकार नहीं सकते। हाँ, इकट्ठे होकर जब देश की बात आती है हिमांशु जी, हमारे अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। अरे क्या कमाल की बात कही है विक्रम जी। देश हित था, दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ लड़ लिए, पंजाब में अलग अलग लड़ लिए। ऐसा देश हित कमाल का आप और कांग्रेस ही दिखा पाते हैं, भाजपा वाले भी ऐसा देश हित हमें नहीं दिखा पाते हैं। पर आपसे चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय की टिप्पणी मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी? आगे ऊपर टिप्पणी लगातार सत्तारूढ़ दल इस रूप में कर रहा है कि जैसे चूहा हल्दी की गांठ पर पंसारी का बाजार खोल लेता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश आपके संदर्भ में करती है, एक जरा से 99 सीटें क्या आ गई। आप ऐसा समझ रहे हो कि आपने तो आज तक के भारत के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसे ही इन विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को लेकर भी आपके नेताजी का उल्लास, उत्साह, उमंग भाजपा को हैरत में डाल देता है। कैसे लोग हैं, इतनी सी बात में इतना उछल रहे हैं? क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी, क्यों आप इतना कूद रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब नमस्कार, आपके सभी साथियों को, दर्शकों को। जो प्रश्न आपका है, भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस देश की जनता इस बात को समझ रही है क्योंकि जनता ने ही आशीर्वाद दिया है जी। हमें, हमारे गठबंधन को यदि 234 सीट पर लाया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास, भरोसा रहा होगा कि हम लोग जो है जनता के मुद्दों पर, जो उनके कोर मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आप देख ही रहे हैं क्या आलम है पूरे देश में, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के हो, महंगाई को लेकर। एक बहुत विनम्रता के साथ में बीच में रोकना चाहता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखो देश की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया ना, लेकिन वो 234 सीटों का दिया। जनता वाकई आप पे भरोसा करती तो 272 से पार पहुंचा देती। 272 से पार तो नरेंद्र मोदी को ही पहुंचाया, 272 से पार अमित शाह जी को पहुंचाया, 272 से पार एनडीए को पहुंचाया। तो क्यों नहीं मानते आपके नेताजी कि देश की जनता का भरोसा आज भी मोदी जी के साथ है, देश की जनता का भरोसा आज भी एनडीए के साथ है? नहीं, इस बात को हम लोग पूर्णतः स्वीकारते हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिला और उन्हें भी मिला है। निश्चित तौर पे उनको यदि बहुमत दिया है, थोड़ा भाषा ठीक करो अजय उपाध्याय, आप तो भाषा के ज्ञानी आदमी हो। हमें मिला पर हमसे भी ज्यादा एनडीए को मिला, तो बात समझ में आती कि कुछ ईमानदार बात कर रहे हो। हमें भी मिला, उन्हें भी मिला, अरे दोनों ही 272 से नीचे रह गए क्या भाई? दोनों में ही अंतर है। मैं कह रहा हूं कि सरकार जरूर उन्होंने बनाई है, पर उनको जो है जनता ने 63 सीट यदि कम दिया है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे, तो ये भी जान करके ये किया है। शायद जनता को ये पता चला कि पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की
अहंकार की सरकार हो जाती है। जी। और अहंकार को कम करके कहा कि सहयोगियों के साथ आप आइए। हमें यदि प्रतिपक्ष में रखा और हमें बढ़ोतरी हमारे सीट में की है, तो निश्चित तौर पे उनको ये लगता है कि आप जनता के मुद्दों को और प्रतिबद्धता के साथ सड़क से संसद तक उठाएं और ईमानदार प्रयास करें, ताकि अगली बार आपको जो है पूर्ण बहुमत की बात अभी चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पे साथी हमारे जो है भाजपा के, उन्होंने जो भी बात रखी है और बड़े ईमानदार लग रहे हैं दीपक जी। आप बेशक उनको कई बातों में कह रहे थे, उनके यहाँ जो परंपरा है उसका उन्होंने निर्वहन किया है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं और स्पष्टवादिता के साथ सरेआम चैनल पर इतना ईमानदारी से वो बात को रख रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ता भाजपा के पुराने होते थे, उसी में के वो भी हैं। नए कार्यकर्ता जो इधर उधर से आए, वो उनके विचारधारा नहीं रही। ये अपने नेतृत्व के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते, ये भी सच है, लेकिन नेतृत्व की जो हालात है इनको भी पता है कि क्या हालात हुई है। जिस तरह से हर राज्यों में अब झगड़े फसाद इनके अंदर में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में आप देख रहे हैं विधायक और मंत्रियों में आपस में लड़ाई हो रही है कि हमको नहीं बनाया, हमें बनाया। कहीं ना कहीं एक नतीजा उसका भी है। और केंद्रीय स्तर पर जो लगातार अन्याय का काल चल रहा है दोनों लोगों का, उससे भी लोग जो है त्रस्त हैं। इस बाई इलेक्शन में बाय बाय भाजपा को किया है लोगों ने। आने वाले समय में इसकी जो प्रतिध्वनि है झारखंड और अन्य राज्य जो 3 महाराष्ट्र, 3 राज्यों में जो इलेक्शन है उसमें भी दिखेंगे, और मध्यावधि चुनाव जब लोग केंद्र के होंगे उसमें भी दिखेंगे। अच्छा, एक बार बताओ अजय उपाध्याय जी, अभी कितनी राहत की सांस ले रहे हो आप और आपके नेता? ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के लिए विशेषकर कांग्रेसी जो लालायित रहते हैं, मौका लगा नहीं और भाजपा का गमछा पहना नहीं, क्या उम्मीद करते हैं अब थोड़ा अंकुश लगेगा? हिमाचल में जिस तरीका का जनादेश आया है वो आपको ज्यादा आश्वस्त करता है, या मध्य प्रदेश आपकी नींद हराम करता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का गमछा पहन लेते हैं और चुनाव भी जीत लेते हैं। देखो, हिमाचल में तो हार गए और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा आपका गढ़ और कमलनाथ जी का गढ़, वहां पे कमलेश शाह जो है भाजपा के टिकट पर भी चुनाव जीत गए जी। तो अभी क्या महसूस कर रहे हो? कुछ राहत, या अभी भी आतंक के साए में हो, अंदेशे के साए में हो, अभी भी नींद नहीं आ रही है? देखिए, भाजपा के आतंक और भाजपा के ईडी सीबीआई के जो भ्रष्टाचार अपने आप में संस्थागत भ्रष्टाचार है, उसको जनता ने ही नकार दिया है और भाजपा के लोगों को भी अब ये समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है, जो मध्य प्रदेश में हमारी वीकनेसेस है, कमजोरियां हैं, हमें उसे सहज स्वीकारना चाहिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है अपनी कमी को स्वीकारने में। या छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से हमारा संगठन और मजबूत होना चाहिए उसको हम स्वीकारते हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात आपने की है, जो षड्यंत्र साजिश सत्ता को गिराने के लिए अवैध तरीके से प्रयास किए गए भाजपा के, हिमाचल की जनता ने उसका प्रतिकार पुरजोर ढंग से अपने इस मत के साथ दिया है। इसे भाजपा को भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता आपको समझती है, दिखती है। उत्तराखंड में जिस तरह से सरकार चल रही है और बाबा केदारनाथ जी के मंदिर से भी 228 किलो सोना चोरी हो जाता है, उसकी कहीं कोई लिखा पढ़त नहीं है, जो हम नहीं कर रहे। शंकराचार्य जी ने वो अपनी वेदना व्यक्त की है। और जिस तरह डुप्लीकेट प्रयास भगवान के मंदिर और दर को भी बनाने का प्रयास इन लोगों ने दिल्ली में किया, वहां की जनता ने भी, बद्री विशाल जी ने स्पष्ट आशीर्वाद दिया है कि भाई ऐसा काम मत कीजिए, जनता आपके साथ नहीं रहेगी और नहीं है। जहां तक बात अन्य राज्यों की है, हम लोग प्रयास ईमानदारी से करेंगे, जनता का कैसे हमें सहयोग मिले उनके मुद्दों पर हम लड़े। हाँ, और संगठनात्मक कमी यदि कुछ है तो हम उसे सुधारने का भी काम करेंगे। हम लोग ये आप अगर कैसे लगा लेते हो? अगर कमी है, ये सहूलियत क्यों चाहते हो अजय उपाध्याय जी? थोड़ा इसके विषय में भी बताओ ना कि ऐसी आपको सहूलियत क्यों चाहिए अगर कमी है? डॉक्टर साहब, जहां हम जीते हैं वहां निश्चित तौर पे हमारी संगठन मजबूत रही, जहां हारे हैं वहां कमी है। तो अगर कमी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि कई जगह हम जीत भी रहे हैं, तो इन दोनों को सामूहिकता में लीजिए आप, एक शब्दों पर नहीं जाइए। जहां तक बात मुद्दों की है, वैचारिक आधार की है, वो हम लोग पूर्णतः उसी उदारवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ आगे बढ़ने का काम सदैव करते रहे। गांधीवादी विचार को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। पटका कौन पहनता है? जिसको विचारधारा में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और वो लोग कहीं भी जाकर वही काम करेंगे।
भाजपा में तत्कालिक लाभ जरूर उनको मिल जाए, पर भाजपा में भी उनको दूरगामी लाभ नहीं मिलने वाला, और भाजपा को भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है जो जनता देख रही है। जो जनता देख रही है, डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। तो थोड़ा निचोड़ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। राजकुमार सिंह जी मेरे साथ में है, क्या कहते हैं राजकुमार जी? जो उपचुनाव का परिणाम है, ये भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए बाध्य करता है, या अमित मालवीय जी ने कह दिया जैसा था वैसे का वैसा ही है, पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादा है तौबा की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। एक निश्चिंतता का बोध करा रहे हैं अमित मालवीय जी। क्या लगता है आपको, भाजपा नेतृत्व इतना ही निश्चिंत है और इतना ही निश्चिंत रहे? हिमांशु जी, ये स्थिति, ये मुझे लगता है वास्तविकता से मुंह चुराने वाली बात है। अगर ये कहा जाए कि जैसा था वैसा है, अगर ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल में 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी जी, और वहां उल्टी गंगा भाई, जैसा आपने कई बार जिक्र किया कि कांग्रेसी पटका पहन लेते हैं जी, वहां ममता बनर्जी ने उल्टी गंगा भाई, 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया जी, एक टीएमसी के थे जिनका निधन हुआ, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, चारों की चारों टीएमसी जीत गई जी। तो ये कह देना कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, अगर नहीं होते हैं तो आपका सवाल वाजिब है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। फिर चुनाव आयुक्तों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है, जी। पहली बात। दूसरी बात, उसी तरह के माहौल में होने वाले चुनावों में 2019 में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 75 या 77 सीटें जीती। तो अब आप ये कहें जब आप हार गए कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, तो मुझे लगता है वास्तविकता से मुंह चुरा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश, आपको क्या जरूरत पड़ी थी अपनी फजीयत कराने की? राज्यसभा सीट तो आप जीत गए, सरकार आप गिरा नहीं पाए। पहले कांग्रेस के बागियों के उपचुनाव में आपको झटका लगा, आपने सबको टिकट दिया, फिर तीनों निर्दलियों को आपने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। आपके उम्मीदवारों का क्या हुआ जो पिछली बार लड़े थे? उसमें से ठीक है, आप दिल बहलाने के लिए कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो 3 में से 1 भी सीट नहीं थी, हम 1 जीत गए, लेकिन कांग्रेस तो 2 जीत गए और तीनों निर्दलीय थे पिछली बार सीटें। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता से मुंह चुराने की कोशिश है। और दूसरा जो आपने कहा, लोकसभा चुनावों में संकेत उतना बड़ा नहीं था, झटका उतना बड़ा नहीं था। यह जो उपाध्याय जी को मान लेना चाहिए कि जनादेश अगर किसी को मिला तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को मिला जी, लेकिन आप 234 पहुंच गए, इस बात को बीजेपी को और एनडीए को भी स्वीकार किया। तो जनादेश मोटे तौर पे था कि सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में अपोजिशन सशक्त विपक्ष की जागरूक विपक्ष। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो संसद का विशेष सत्र हुआ अभी, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें दोनों ही पार्टी उस जनादेश की सही भावना को समझने में और स्वीकार करने में मतलब आपको आगे आते देखे नहीं। अब ये जो चुनाव के नतीजे हैं, 13 में से 10 इंडिया, 2 बीजेपी और 1 इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2 संकेत बहुत साफ कि जो बीजेपी की अपनी छवि रही एक साफ सुथरी राजनीति करने की, अपनी विचारधारा पर अडिग रहने की और बहुत ज्यादा दाएं बाएं न करने, वो छवि जैसे जैसे डाइल्यूट होती गई है या हो रही है, जो मतदाता उसमें विकल्प देखते हैं। एक होता है कि आपने एक वोट आगे बी को बता दिया, एक होता है वैचारिक विकल्प जी। तो अगर लोगों, आप कहते हैं कांग्रेस ने ये सब किया, कांग्रेस ने राज्यों में सरकारें गिराई, कांग्रेस ने दल बदल किया, भाई कांग्रेस जो कर रही थी वही करना था, तब थोड़े आप कर रहे थे। आपको तो कुछ बेहतर और वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, वैचारिक व्यवस्था देने के लिए लाए थे। तो आप कहीं ना कहीं उस भूमिका में जैसे जैसे समय सत्ता में गुजर रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इसलिए आपको उस पर पुनर्विचार तो करना पड़ेगा कि मतदाताओं का मोह भंग आपसे क्यों हो रहा। एक सीट बिहार की है जहां निर्दलीय जीते जी, उस रूपाली की सीट है, रूपाली की जी, 3 बार से जेडीयू जीत रहा था। जेडीयू एनडीए का भागीदार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बीजेपी उसमें सरकार में शामिल है, 2 डिप्टी सीएम है।
वहां जेडीयू हार गया, और हारा नहीं, तीसरे नंबर पर रहा। जी। दूसरा कौन इसका यह है कि जो मेन अपोजिशन है वहां आरजेडी, वो लोकसभा चुनाव भी हारा और विधानसभा चुनाव भी हारा। और दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी ने दोनों बार टिकट उनको दिया, बीमा भारती को, जो पिछली बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बनी थी। जी। और जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो उन्होंने दल बदल लिया। और चौथा कौन चौंकाने वाला है इसमें है कि जो निर्दलीय जीते हैं वो एलजेपी के चिराग पासवान की पार्टी है, उसके सक्रिय नेता रहे हैं। तो क्या, और दूर वाली बात है, 2020 में चिराग पासवान की एलजेपी ने जो भूमिका निभाई थी, अपने आप को सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार को शीर्षासन कराने में, क्या उस तरह की भूमिका भी इसमें देखी जानी चाहिए? तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन सवालों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उससे जुड़ा हुआ सवाल दीपक विजयवर्गीय जी के साथ है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का अतीत में जिक्र आता था ना, तो जिक्र के साथ में नैतिकता का बोध आता था, भारतीयता का बोध आता था, संस्कृति का बोध आता था, शुचिता का बोध आता था, ईमानदारी का बोध आता था, समर्पण त्याग का बोध आता था। अब भाजपा का जिक्र आता है ना, तो जिक्र के साथ में साठ गांठ का आता है, जोड़ तोड़ का आता है, जुगाड़ का आता है। क्या कहते हैं आप? अब अभी आप जिस मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आपने तो बड़ी आसानी से हमारी पूर्ववर्ती दौर में कह के निकल गए आप कि अब राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के लोग बोले, पर अब प्रदेश की बात फिर से कर लेते हैं। गोपाल भार्गव, अजय विष्णु जैसे तमाम राजनेता वेटिंग लिस्ट में, और रामनिवास रावत मोहन यादव के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। किसकी एवज में? एक लोकसभा चुनाव के दौरान बीच युद्ध में दल परिवर्तन की एवज में। क्या कहते हैं दीपक जी? ये अपनों के लिए टाट और गैरों के लिए मलमल। जनता ज्यादा नाराज है या कार्यकर्ता ज्यादा नाराज है? ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ से ज्यादा समर्पित वोटर हैं जी, 1 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और ऐसे में कोई कितने वरिष्ठ नेता हो, मैं नहीं समझता कि कोई नेता हमेशा मंत्री बना रह सकता है, कोई नेता हमेशा विधायक बना रह सकता है। चीजें बदलती रहती हैं राजनीति में। जी जी। अब किस विधायक को या किस मंत्री को क्यों शपथ दिलवाई गई, ये तो प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करता है। लेकिन हमेशा कोई अपेक्षा करे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। देखो दीपक जी, ऐसा है कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष तय करता है, मुख्यमंत्री तय करता है, वो तो ठीक है, पर उसने किन कारणों से ये तय किया ये बताने का काम पार्टी का प्रवक्ता ऐसे फोरम पर करता है। दीपक जी क्या बता रहे हैं? हम ही को नहीं पता क्यों कर रहे हैं, तो हम क्या बताएं कि क्यों हो रहा है? ये दीपक जी की वही वेदना है जो हमें बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पे दिखाई देती है। नहीं, अगर मैं एक लाइन में कहूं कि पार्टी के विस्तार के लिए सारे कदम उठाए जाते हैं, और ये कदम भी पार्टी के विस्तार को दिशा में ध्यान में रखकर किया गया हो। अब इसके क्या दूरगामी परिणाम है या इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं या कोई दूसरे लोग देखते हैं, उनके अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन इस तरह के कदम पार्टी के विस्तार के लिए उठाए जाते हैं। तो ये हिमाचल में विस्तार के लिए उठाया हुआ कदम कुछ पार्टी को और समेट गया है। इस पर दीपक जी कोई दृष्टि जा रही है, या दीपक जी ने कहते हैं मैं उतनी दूर तक देखने का आदी नहीं हूं? नहीं, मैं सारी चीजें देखने का आदी हूं जी। कितनी करनी है मैं उसकी मेरी सीमाएं हैं जी, सब कुछ देखने का आदी हूं जी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई भी रणनीतिक कदम उठाया जाता है तो उसके सब तरह के प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो कोई जब आकलन करता है तो सकारात्मक आकलन ही करता है, लेकिन नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जब बाद में समीक्षा की जानी चाहिए तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आगे कोई उस तरह की गलती ना हो। तो चलिए दीपक जी मानते हैं कि एक बार नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है। हम जिस रणनीति पर चल रहे हैं, हम जिस पथ पर चल पड़े हैं, हम जिन तरीकों को अपना रहे हैं, एक बार पार्टी को इस पर आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है। दीपक जी का मन ऐसा कुछ कहता है, या दीपक जी को लगता है जो चल रहा है चलने दो, अच्छा ही चल रहा है? नहीं,
नहीं, मैं जो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर साल अपनी स्थिति के बारे में समीक्षा करती है। हर साल, कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात नहीं है। और उसी में हम केवल 8 लोगों से लेकर और 32 करोड़ लोगों तक आए हैं। तो समीक्षा तो हर समय करने की जरूरत होती है कि हम विस्तार के लिए जिन कदमों को उठा रहे हैं वो क्या वास्तव में विस्तार के लिए। चलिए, आपको संकट से उबारता हूं। भाजपा पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पर बोलिए। जिस कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प के साथ 2014 में आपने जयघोष किया था, वो कांग्रेस वापस विस्तार लेते हुए दिख रही है। दीपक जी, इस विस्तार को लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? राहुल गांधी की मेहनत को आप जिम्मेदार मानते हैं या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत होना था, एक बार फिर कांग्रेस युक्त भारत का सिलसिला चल निकला है, ऐसा अजय उपाध्याय जी की चमक, राहुल गांधी जी का बयान और उनके बाकी सहयोगियों के चेहरे की मुस्कान बताती है। क्या कहते हैं दीपक जी? नहीं, मेरा इतना ही कहना है, उपाध्याय जी हो या राहुल गांधी, जब भी कोई टिप्पणी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनका वोट का प्रतिशत क्या रहा पिछले लोकसभा चुनाव में। इनका कोई वोट नहीं बढ़ा है। रही बात कुछ सीटों के बढ़ने की, तो उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी हैं समाजवादी पार्टी की वजह से। केवल तेलंगाना या राजस्थान के संदर्भ में कह सकते हैं कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन बाकी बिहार की सीटें हो, तमिलनाडु की सीटें हो, राहुल गांधी के नाम पर एक भी वोट नहीं मिला है, कांग्रेस के नाम पर एक भी वोट नहीं मिला है। अलायंस है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो उस इक्वेशन है वो ठीक नहीं, सामाजिक समीकरण ठीक नहीं बैठ पाए होंगे सीटों पर, या दूसरी वजह रही होंगी, लेकिन वो वोट कांग्रेस को पड़ा। ये ना तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मानना चाहिए, ना बिहार में मानना चाहिए, ना तमिलनाडु में मानना चाहिए, और पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों में जो अगर हम जीत नहीं जी पाए तो कांग्रेस तो कहीं है नहीं वहां पर उत्तर प्रदेश में बताओ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी हैं, इसके बावजूद भी सपा की बदौलत ही सही कांग्रेस को सीट तो मिल गई ना। ये बात आपको परेशान नहीं करती? कांग्रेस मुक्त भारत के सपने में अखिलेश यादव ने कितना बड़ा रोड़ा लगा दिया आपको। नहीं होने वाला है, कांग्रेस का कोई आधार नहीं बढ़ा है जी। देखिए, हमारे सोचने का विषय हो सकता है, हमारी समीक्षा का विषय है, हमारे बहुत गहराई से सोचने का विषय है कि हमारी सीटें इतनी कम क्यों हो गई, इससे दुगनी से भी ज्यादा काम जब आकलन कर रहे थे तो। लेकिन इसमें कांग्रेस को कोई गेन नहीं हुआ है। सीटों की संख्या तात्कालिक रूप से दिख सकती है, लेकिन आज कांग्रेस से पूछिए कि पिछली बार वो कितनी सीटों पर लड़े थे, इस बार कितनी सीटों पर लड़े, तो वोट किसी चुनाव में मिलकर इतने हो सकते हैं, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की स्थिति में होंगे? ऐसा कतई नहीं है। इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज वास्तव में नहीं है। एक सीटों का एडजस्टमेंट इन लोकसभा चुनाव में हुआ था, जो अगले विधानसभा चुनाव में देखो दीपक जी, आपके लिए कितना चिंता का विषय है। जो गठबंधन अस्तित्व में नहीं है वो आपको पानी पिला दे रहा है। अगर ये अस्तित्व में आ गए तो आपका क्या होगा? नहीं, ये अस्तित्व में आ नहीं सकता, क्योंकि इनके आपसी स्वार्थ इतने ज्यादा हैं। नहीं, हम तो चिंतित हो गए आपके लिए। आपने कहा इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं तो 234 सीटों का आंकड़ा बता रहे हमें अजय उपाध्याय जी। अगर वाकई ये अस्तित्व में आ गए तो आपका क्या होगा? नहीं, अस्तित्व आ नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो नेता ही नहीं है, उनकी सरपरस्ती कोई नहीं मानेगा। राहुल गांधी खुद ही मानते रहे, कोई मैं नहीं समझता कि वो नेता नहीं आपके अनुसार, पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो आप ही को स्वीकारना पड़ा। जिसको नेता मानने से आपका इंकार था, उसे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हाथ मिलाते दिख रहे हैं, जिसे कला पड़ता हुआ बता रहे थे, उन्हीं को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को जो है साथ में लेके जा रहे हैं। बड़ा द्वंद्व हो गया आपके साथ में दीपक जी, थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन मैं वापस अजय उपाध्याय जी के पास जाता हूं। और अजय उपाध्याय जी, देखो आपसे शिकायत है भाई। दीपक जी बोल रहे हैं किन लोगों के संदर्भ में हिम्मत की बात कर रहे हो, किन की उपलब्धि की बात कर रहे हो? इनके अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैसियत ही नहीं है। अभी भी जो दिख रहे हैं तो बैसाखियों के सहारे हैं। क्या कहते हैं आप? वाकई आपके पैर इतने कमजोर हैं? देखिए, बैसाखी की तो सरकार देश में चल रही है। नीतीश नायडू, नरेंद्र मोदी जी, ट्रिपल N 1/3 प्रधानमंत्री हो गए। अभी भी सोच वही यदि है भाजपा और भाजपा के साथियों की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता मालिक है, अगले बार वो भी क्लियर कर देगी। पर ये बात जरूर है, हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जन मुद्दों पर बात हो, जन नागरिक के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहें और अहंकार मुक्त होकर के देश के मुद्दों के साथ खड़े हों। इसके लिए हमारा पूरा संगठन, हमारे नेता निरंतर काम कर रहे हैं। जन मुद्दों पर बात करना ही चाहिए। सरकार और विपक्ष का यही दायित्व बनता है, और विपक्ष की भूमिका में जनता ने यदि हमें खड़ा किया है तो हमें उसे भली भांति निभानी है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पर हमें बात करनी है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे,
भड़काने की बात करेंगे, हिंसा और द्वंद्व फैलाने की बात करेंगे, हम नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात करेंगे और जनता को वो पसंद आ रही है, धीरे धीरे ही सही, तभी वो हमें वो तो ठीक है, ये तो लच्छेदार बातें हो गए। अजय उपाध्याय जी, ये बताओ कि चुनाव होना है अभी, वो रामनिवास रावत की सीट पर भी होना है और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान की सीट पर भी होना है। चुनाव जीतोगे या जमानत बचाने के लिए जूझोगे? सीधा सवाल है। देखिए, जनता तय करेगी, लेकिन ये भी सच है, रामनिवास रावत जी का जो आधार है और जिस तरह से इतने साल तक कांग्रेस में रहे, आज वो भाजपा में है, जनता तय करेगी कि सत्ता के लिए आदमी कहां तक जा सकता है और क्या कर सकता है। निश्चित तौर पे पार्टी संगठन हमारा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगा और हम विजयी होंगे, देखिएगा चुनाव में। फिर हम आत्मविश्वास तो इतना हिला हुआ है, बड़ी मुश्किल से कह पाए विजयी होंगे हम। रिकॉर्ड करके रखूंगा जब परिणाम आएगा अजय उपाध्याय जी। उस दिन मैं प्रयास करूंगा आपके साथ इस मंच पर बैठने का। और मैं विक्रमजीत जी वापस आपके पास लौटता हूं और एक टिप्पणी आपसे ये चाहता हूं कि अगर ये 13 विधानसभा सीटों पर इस किस्म का जनादेश है तो ये जनादेश क्या बताता है? इस पर आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे कि ये जनादेश दरअसल ये संदेश के रूप में? आपने म्यूट किया हुआ है विक्रम जी, अगर उसे अनम्यूट कर देंगे। अब आई है जी आवाज? बिल्कुल, एकदम। मैंने जैसे पहले सेगमेंट में कहा था कि ये भविष्य की ओर संकेत दिया है इन बाई इलेक्शंस ने, क्योंकि बीजेपी नो डाउट, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि एनडीए को बहुमत मिला, इससे हम इनकारी नहीं है, और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन बीजेपी पहली बार ऐसा हुआ है कि अब एनडीए की सरकार कहा जा रहा है, वरना तो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहा जाता था, वो एनडीए को बहुमत टोटल मिला है। लेकिन जो ये इलेक्शन 242 सीटों पे आना और उसके बाद 10 सीटों पे इंडिया अलायंस का जीतना, ये भविष्य की ओर एक संकेत दे रहा है कि बीजेपी के जो पॉलिसीज हैं वो लोग अब उनको नकार रहे हैं। और इसके साथ एक चीज जो स्पष्ट नजर आ रही है कि धीरे धीरे लोग अब जो है बीजेपी की वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के पीछे हटते जा रहे हैं। उनकी समझ आ चुकी है कि बीजेपी जो प्रैक्टिकली आर्थिक जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी, जैसे मैंने पहले उसको रिपीट नहीं करूंगा, एक चीज मैं आपके पहले सेगमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आपने कहा था कि आप इकट्ठे हो गए वापस में लड़ते हो, तो क्या करें, चंडीगढ़ के मेयर की पोल आप सबने देखी थी, कैसे डकैती हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा लोकतंत्र की हत्या हुई। दिल्ली में कैसे रातों रात ऑर्डिनेंसेस आते हैं। ये जब बीजेपी की नजर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे रह गई, कुर्सी पे रह गई, सत्ता की लालसा इतनी बढ़ गई, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि कभी इनकी एक मतलब एक पॉलिसीज होती थी, एक पॉलिटिक्स जो बीजेपी की थी वो संस्कारों पे थी। लेकिन क्या हो गया अब, सत्ता लालसा, हर तरह से सत्ता हथियाना। आपने कहा था ना जी कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, कांग्रेस बढ़ रही है। अरे भाई, अब तो बीजेपी भी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। जिसके ऊपर 2-3 दिन पहले तक इल्जाम लगते हैं, मैं इलेक्शन मोड में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो फिर जब शामिल हो जाता है तो उसको क्लैरिटी मिल जाती है जी। अब तो मेरे ख्याल 70% ओहदे बीजेपी के कांग्रेसियों के पास हैं, जो पूर्व कांग्रेसी हैं। ये तो खुद बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। और इसीलिए आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि कार्यकर्ता निराश है या जनता दूर हुई है। जनता भी दूर हुई है और कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता है, मैं पंजाब में अक्सर कहता होता हूं कि अब तो सुनील जाखड़ जी कांग्रेस के आए प्रधान हो गए, बिट्टू जी कांग्रेस से आए मिनिस्टर हो गए, जो पिछले कार्यकर्ता बेचारे पर्दे के पीछे खड़े होके ऐसे आंसू पहुंच रहे होते हैं कि क्या करें, जिनके साथ सारी उम्र हो गए, हम लड़ते आ रहे हैं, वो अब सर पे बैठे हैं, उनको सलाम भी करना पड़ता है, काम भी उनसे लेना है, ओहदे भी उन्होंने देने हैं क्योंकि सुनील जाखड़ जी हैं। ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर लिस्ट ले लोगे आप, तो आप नारायण राणे से, अजीत पवार से कितनी बड़ी लिस्ट उठा लो। तो मैं एक चीज कह रहा हूं, लेकिन एक चीज और हुई इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, और जो ये बाई इलेक्शंस हुए हिमांशु जी, इसमें एक चीज तो हुई है कि जो ओपोजिशन है, कहते हैं ना लोकतंत्र के लिए स्ट्रांग ओपोजिशन बहुत जरूरी। ओपोजिशन का स्ट्रांग होना भी हमारे देश के लिए, देश के मुद्दों के लिए बहुत जरूरी है।
और ये भी एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि जनता के द्वारा दिया जा रहा फतवा है, जो लगातार ओपोजिशन मजबूत होती जा रही है और बीजेपी जहां जहां गलतियां कर रही है उनको सजा मिलती है। वरना तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर चुने हुए भी जेल भेज दिए। अब सोरेन जी देखो फ्री होके आए हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, और जिनके खिलाफ कुछ है भी नहीं वो भी जेल में बिठा रखी है इन्होंने। बीजेपी वाले तो अपनी वेदना छुपा लेते हैं शब्दों से। मैं बड़ा आज दीपक जी से इस चीज से बड़ा इंप्रेस हुआ कि उन्होंने, आपने बड़े सीधे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता की वेदना भी छुपा ली और खुद भी सच को छुपाते हुए अपने आप को एक तरह से सेव कर लिया कि कहीं कल को मेरे भी खिलाफ भी कुछ ना है, क्योंकि 2-3 बंदे ही चला रहे हैं बीजेपी को। तो अरे कम से कम बीजेपी को तो 2-3 चला रहे हैं, लोग बताते हैं आपकी पार्टी को केवल एक चला रहा है। इसमें भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमारी पार्टी में एक नहीं है सर, बड़े चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारे सुप्रीम को जेल में तो क्या डाला। देखो सर, ऐसे तो संसदीय बोर्ड भाजपा का भी है, कांग्रेस की भी एक लंबी सूची कार्य समिति होती है। पर कांग्रेस के संदर्भ में बताते कि एक परिवार चला रहा है, भाजपा के संदर्भ में आप खुद ही बता देते हो कि 2 लोग चला रहे हैं। वैसे ही आपके संदर्भ में बताया जा रहा है एक चला रहा है, और जहां पर भी बैठा है वहां से चला रहा है। तो विचार का विषय सबके लिए है। पर अब मुझे आखिरी दौर की बातचीत के लिए राजकुमार जी के पास जाना है। और राजकुमार जी, इस बात को लेकर आपको कितना संतोष है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें स्वयं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, वो हमेशा इस बात की हिमायत करते थे कि देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। बड़ा जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना। क्या मानते हैं आप? देश ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी, देश ने अरविंद केजरीवाल की भी नहीं सुनी, देश ममता बनर्जी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, पर देश ने नरेंद्र मोदी जी की बात को माना, भाजपा की बात को माना, विपक्ष मजबूत हो गया। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, देश ने तो मोदी जी की बात को मान लिया, सुन लिया, मान लिया। अब मुझे लगता है मोदी जी को भी देश की बात को सुन लेना चाहिए और मान लेना। 2024 के लोकसभा का और हाल के 13 विधानसभा उपचुनाव का अगर एक लाइन में कहें तो जनादेश और संदेश यही है कि काम करो, लोकतांत्रिक तरीके से काम करो और जनता के मुद्दों की बात। अच्छा, ये वो बताइए राजकुमार जी, अब ये मानते भी हैं तो भी ये लोग कहां मानते हैं? ना अजय उपाध्याय जी मानते हैं, ना पासी जी मानते हैं। अब देखो, जनादेश आने के बाद ये स्वयं बोल रहे हैं, अजय उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं, अभी पासी जी भी बता रहे थे कि ये लोग अब बोलते हैं एनडीए की सरकार है। भाई तो माना ना भाई, अब भाजपा की सरकार नहीं रही, हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहा, तो चाहे मोदी जी हो या भाजपा के अन्य नेताओं सीधे बोल रहे हैं ना, ये एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार को जनादेश है। हम मानते हैं तो भी इनसे कहां बर्दाश्त होता है। इस बार भी सवाल करते हैं, ये देखो अब एनडीए की सरकार बोलने लगे। क्या कहते हैं आप? ईमानदारी से बात करो तब भी ये लोग मानते कहां है? नहीं हिमांशु जी, बेशक बीजेपी ने अब बोलना शुरू किया हो एनडीए की सरकार है जी, लेकिन तकनीकी रूप से सच यही है कि 2014 में और 2019 में भी जी जो सरकार बनी थी वो एनडीए की ही सरकार। कहने का अंदाज और तेवर अलग हो जाते हैं समय के साथ साथ। उस समय भी एनडीए की सरकार थी, एनडीए के घटक दल उसमें शामिल थे। अच्छा, अपना समय हो रहा है सीमित, पर राजकुमार जी एक बात बताओ, ये जितने लोकतंत्र के पैरोकार इनमें एक ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी ने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ, याद होगा आपको। जनादेश आया, जनादेश के तहत एक तरफा जीत हुई, टीएमसी को अकेले इतनी सीटें मिल गईं जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी थी। ममता बनर्जी ने तुरंत कांग्रेस को किकआउट किया और अकेले सरकार बना ली। आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी की इस बात के लिए सराहना करेंगे नहीं करेंगे? भाई इनको अकेले जनादेश मिला तो भी एनडीए को, घटक दलों को अपनी सरकार का हिस्सा बनाए रखे, उनका प्रतिनिधित्व दिया। तो ज्यादा लोकतांत्रिक कौन हुआ, माननीय ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह? मानसू जी, मैं वही कह रहा था कि 2014 में 282 सीटें मिली बीजेपी को जी, और 2019 में 303 मिली जी, किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं थी सरकार के लिए जी, लेकिन उन्होंने एनडीए को कंटिन्यू करते हुए जी, एनडीए की सरकार बनाई। घटक दलों को ये सही है कि अपनी शर्तों पर दिया जी, लेकिन उनको हिस्सेदारी दी। आप इसको उनकी उदारता भी कह सकते हैं और दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। जी, दूसरी बात, आपने ममता बनर्जी की बात कही। अभी चर्चा हो रही थी कि पंजाब में अलग अलग लड़े, दिल्ली में एक साथ मिलकर लड़े, पश्चिम बंगाल में
तृणमूल अकेले लड़ी बीजेपी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जी, ये स्थितियों का सरलीकरण है कि आपस के विरोधाभास है और आपस में टकराव है जमीन पर। जी, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल बने हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के जनाधार की जमीन पर बने हैं। जी, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें, पंजाब में अगर कांग्रेस और आपका समझौता हो जाता, गठबंधन हो जाता, तो आज आपको वो फैसला नजर नहीं आता लोकसभा सीटों का जो अब आया। तब बीजेपी और अकाली दल भी मजबूत स्थिति में होते, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज वोट है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था जाने के। जी, यही बात तृणमूल कांग्रेस ने अगर इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, तो एक वजह वो भी है कि अगर पूरा इंडिया मिलकर के लड़ता तो वहां एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी के साथ जाता। अब उनको एक दूसरा ऑप्शन मिल गया कांग्रेस और लेफ्ट के मोर्चे के रूप में। तो ये रणनीतिक रूप से मुझे लगता है कि इन दलों की मजबूरी भी है और शायद वो समझदारी भी। ओ शायद समझदारी भी है। कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं पासी जी, आखिरी टिप्पणी पासी जी की। जी पासी जी। देखिए, मैं माफी चाहूंगा बीच में हस्तक्षेप किया, लेकिन जो आपने क्वेश्चन राजकुमार जी से पूछा था कि एनडीए की बल्कि बीजेपी को बहुमत होते हुए उन्होंने एनडीए को साथ रखा, तो बीजेपी जो स्टेट्स के अंदर कमजोर थी, बीजेपी की मजबूरी थी, लेकिन इन्होंने अपने घटक दलों को खत्म करने का कार्य भी इन्होंने ही, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो हरियाणा में आप देख रहे हो, चाहे जैसे मैंने कहा था आप महाराष्ट्र में भी देख सकते। ये मतलब इनकी स्टेट्स, जैसे पंजाब के अंदर बीजेपी अपने दम पे कभी भी सरकार नहीं बना पाई थी, अकाली दल के कंधों पर सवार रही थी, और अकाली दल को धीरे धीरे आज हम देख ही रहे हैं कि क्या हालत कर दी है। मतलब आप मानते हैं कि अकालियों की जो हालत है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है, या अकाली दल के नेताओं के कर्म ऐसे थे जिसके कारण से ये हालत है? थोड़ा ये स्पष्ट कर दो पासी जी। मतलब ये भाजपा के कारण से ऐसी हालत है उनकी, या उनके अपने कर्म ऐसे थे जिसके कारण ऐसी हालत है? थोड़ा पता चल जाए। हम तो अभी तो उनके कर्म ही मान रहे थे, आपने नया ज्ञान दिया कि भाजपा के कारण उनकी हालत ऐसी हो गई, नहीं तो आदमी तो वो लोग ठीक थे। मैं बता रहा हूं डॉक्टर हिमांशु जी के ये दोनों कारण हुए। मैं इसका कारण बताता हूं कि अकाली दल किसी समय में मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन वो जब से मैनेजमेंट बन गया और जब पॉलिटिक्स एक सेवा ना रह के उनके लिए भी एक प्रॉफिट का धंधा बन गया, तो उनके अपने कर्म भी उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे थे। और दूसरा, जो भाजपा अपना पैर जमाने के लिए उनको सबसे बड़ी खुराक की अकाली दल नजर आया, चाहे वो दिल्ली से मनिंदर सिरसा को ले गए हो, चाहे ढींडसा जी को पंजाब से लिया हो, चाहे बबी जगीर कौर के ऊपर हाथ रखा हो, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अरे देख तो मैं बाद में लूंगा, पर पासी जी थोड़ा अतीत में दृष्टि डालो। ये भाजपा और अकाली तो एक दूसरे के इतने खिलाफ भी नहीं थे जितना हमने आपको कांग्रेस के खिलाफ देखा था। भाजपा अकाली के साथ पर आपकी टिप्पणियां हैं और उस कांग्रेस के साथ आपकी गलबैयां हैं दिल्ली में, जिस दिल्ली की गलियों में आप चिल्लाते थे कांग्रेस के लिए। थोड़ा विचार का विषय होगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जनादेश ये बताता है इन 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का कि देश में लोकतंत्र जिंदा है और देश ने आज भी विवेक से फैसला लेना छोड़ा नहीं है। ये जनादेश बताता है कि देश में जितने भी जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं वह अपनी नीति और कार्य पर पुनर्विचार करें। कार्य पर पुनर्विचार करेंगे तो शायद अपनी स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अंतिम नहीं है, ये देश की जनता का स्पष्ट संदेश है। क्या ये संदेश सुनने के लिए देश के राजनीतिक दल तैयार हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार ही इस आकलन के साथ में कि जीते तो हम ही हैं, तय उन्हें करना है। हमें तो चर्चा करनी थी, हमने चर्चा की। इस चर्चा का आप हिस्सा बने, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।